हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे बायोट-सेभार्ट लॉ के बारे में। बायोट-सेभार्ट लॉ के बारे में बताए थे और उसका एक एप्लीकेशन बताए थे। क्या एप्लीकेशन बताए थे? तो लास्ट क्लास में हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका रेडियस है R। तो बताए थे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई IN बाई R, या इसी को बताए थे म्यू नॉट बाई 2 कट गया, म्यू नॉट बाई 2 IN बाई R। ये बताए थे हम लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में बताए थे म्यू नॉट बाई 2 IN बाई R। जब एक कॉइल कैसा है, एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसका रेडियस है R और N है नंबर ऑफ टर्न्स। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई IN बाई R, या इसी को हम लोग कहते हैं म्यू नॉट बाई 2 IN बाई R। अब क्या है? अब है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक दूसरा एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। यही सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक्सिस का मतलब हो गया इस सेंटर का एक्सिस इस तरह, इस सेंटर का एक्सिस इस तरह हो, यही कॉइल है। एक्सिस ए हो गया, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस, और एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? अब एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए, मतलब ये 3 डायमेंशनल हो गए। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, एक फिगर हम इस तरह का बनाते हैं। इस तरह का है, इस तरह का है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस इसका हो गया, मान लेते हैं इसका रेडियस ए है, और ये सेंटर है, इसके एक्सिस, इस साइड में एक्सिस हो गया। ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल में एक्सिस इस तरह का हो गया, बाहर या अंदर। अब इसको फिगर में ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस तरह कर दिए। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I। एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है, मान लेते हैं A। सर्कुलर कॉइल का रेडियस है A, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इसका सेंटर यही एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस है, मान लेते हैं इसको हम एक्स एक्सिस मान लिए, एक्सिस है X। यही X एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल के ऊपर नीचे हम दो स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल। दो स्मॉल एलिमेंट ले लिए और इस स्मॉल एलिमेंट से पी का डिस्टेंस है, मान लेते हैं आर है। तो यहां के कारण आर है, तो नीचे वाला जो स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे इससे भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट P मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट P ड्यू टू a small current element dl। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा V1 अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ, म्यू नॉट बाई 4 पाई। करंट कितना है, I dl साइन। देखिए यह जो कॉइल है और यहां से डिस्टेंस तो इधर ले रहे हैं, तो यह जो एंगल हो जाएगा कॉइल से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल होता है इसका डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसका डायरेक्शन होता है डीएल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डीएल इस तरह है, आर इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब इसको यदि हम वाई एक्सिस मान ले, इसको एक्स एक्सिस मान ले, तो वो हो जाएगा जेड एक्सिस में, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसमें इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। V1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, आई dl बाई आर स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू, इसको यदि हम लोग मान लें, इस पॉइंट को हम लोग मान लें C, इस पॉइंट को D, तो परपेंडिकुलर टू CD, डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू PD, ये PD के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह एक और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू, नीचे वाला ड्यू टू करेंट एलिमेंट एट C, ये हो गया एट D वाला करंट एलिमेंट, अब हो गया C वाला करंट एलिमेंट। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लें V2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl, फिर हो जाएगा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से जो इसको जो एंगल बनाएगा, यह जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बाई, ये डिस्टेंस भी है आर स्क्वायर, और ए हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां भी आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब सीपी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू पीसी, मतलब V2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू पीसी। पीसी के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब यहां इस तरह हम कर सकते हैं, B2 हो गया, इस तरह हो गया। अब कहता है कि अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, B1 और B2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। कहता है कि यह B1 और B2 को रिजल्टेंट निकालने के लिए इस B1 और B2 को हम x और y एक्सिस में रिजॉल्व कर दें। मतलब यदि इसको हम मान ले x एक्सिस, इसको हम मान ले y एक्सिस, तो टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट क्या करेंगे, वी रिजॉल्व B1 and B2 in two mutually perpendicular direction. In two mutually perpendicular direction. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर दिए। ये एंगल को हम फाई माने तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा B1 cos फाई और इधर हो जाएगा B2 cos फाई। इधर हो जाएगा B1 sin फाई, इसका हो जाएगा B2 sin फाई। B1 को रिजॉल्व करेंगे, ये बेस हो जाएगा B1 cos फाइव और ये हो जाएगा B1 sin फाइव। इसी तरह B2 को हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा B2 cos फाइव या इधर हो जाएगा B2 sin फाइव। अब देखिए cos फाइव बराबर है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। यहां देखिए B1 का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, यहां भी B2 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई साइन बाई आर स्क्वायर। मतलब B1 B2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कह सकते हैं हेयर B1 cos फाइव and B2 cos फाइव are equal in magnitude but opposite in direction, so they are balanced by each other. So they are balanced by each other. एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। B1 cos फाइव और B2 cos फाइव, B1 cos फाइव B2 cos फाइव कह रहा है B1 cos फाइव या B2 cos फाइव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर बैलेंस बाय ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। और ये जो है B1 sin फाइव, B1 sin फाइव एंड B2 sin फाइव gave the resultant magnetic field।
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यही देता है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, तो एक चीज और हम लोग ध्यान रखें, यह जो B1 हम जो लिए हैं, यह जो स्मॉल एलिमेंट के कारण है, यह स्मॉल एलिमेंट के कारण है, तो इसको हम लोग स्मॉल dB1 कर दें और इसको हम लोग स्मॉल dB2 कर दें। इधर हो जाएगा स्मॉल dB1, तो ये हो जाएगा dB1 cos फाइव, ये हो जाएगा dB1 sin फाइव, और ये चूंकि dB2 है तो ये dB2 cos फाइव हो जाएगा, ये dB2 sin फाइव हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया dB1 का वैल्यू और ये हो गया dB2 का वैल्यू। स्मॉल है इसलिए स्मॉल को स्मॉल करेंगे, तो dB1 और dB2 cos फाइव दोनों इक्वल और बराबर है। अब कहता है यह जो dB1 sin फाइव है या dB2 sin फाइव है, ये दोनों dB1 sin फाइव और dB2 sin फाइव ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, इसलिए ये क्या करेगा, रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट कैसे देगा जरा देखा जाए। तो कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया dB1 sin फाइव dB2 sin फाइव, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, dB sin फाइव को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये dB1 और dB2 दोनों का वैल्यू बराबर है, sin फाइव बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अब dB1 dB2 दोनों का वैल्यू बराबर है, इसका वैल्यू हम भर दें। dB1 dB2 दोनों का वैल्यू बराबर था म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई आर स्क्वायर, जहां आर स्क्वायर आर ए डिस्टेंस है, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए और साइन फाइव का वैल्यू देखिए क्या होगा। साइन फाइव का वैल्यू देखिए, ए फाइव है, ए फाइव है तो ए भी फाइव हो जाएगा, ए फाइव है तो ए भी फाइव हो जाता है, क्योंकि ए देखिए ए परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इस पर ए परपेंडिकुलर है, तो ए हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा, और ए यदि है, ए पूरा एंगल है 90, तो ये 90 माइनस फाइव तो ये 5 हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा, तो साइन फाइव का वैल्यू हो जाएगा ए बाई आर हो जाएगा। साइन फाइव इक्वल टू हो गया ए बाई आर हो गया। कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई ए dl बाई आर के पावर 3 हो गया। देखिए आर भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट है। डीएल का इंटीग्रेशन, अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए डीएल मतलब यह जो सर्कुलर क्वाइल लिए थे, ये सर्कुलर क्वाइल का एक छोटा सा टुकड़ा है डीएल, तो डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ये सरकमफ्रेंस हो गया, सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो ये डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, मतलब इसको कह सकते हैं 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस,
तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए बाई आर क्यू। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर मतलब रेडियस, ये रेडियस की जगह पर क्या है, ए है, तो ए हो गया 2 पाई ए। तो ए हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। ये जो आर क्यू है, आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए आर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आर, और इसका पावर है 3, मतलब b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, ए हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। इसका डायरेक्शन तो सिर्फ एक्स एक्सिस हो गया, एलोंग एक्स एक्सिस, या उसका जो एक्सिस जो था, उसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस कहिए चाहे एक्सिस कहिए, एलोंग एक्स एक्सिस हो गया। ये तो हो गया उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, हाँ एक चीज और, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न n है, तो नंबर ऑफ टर्न n है तो n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। If number of turns in the coil is n, तो यही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो हो गया कोई सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये हो गया। अब देखना है, अब जरा कुछ स्पेशल केस देखिए। केस 1 देखिए। केस 1 मतलब मान लेते हैं P पॉइंट इस सेंटर पर है, तो क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर क्या होगा, सेंटर का मतलब हो गया ये x का वैल्यू हो जाएगा 0, दैट इज x इक्वल टू हो गया 0, x का वैल्यू 0, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर, x का वैल्यू 0, तो r का वैल्यू हो गया
ओ सॉरी यह जो r के पावर 3 है, r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। r का वैल्यू हो गया इससे, r का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हम लोग कर दिए 3/2। चलिए ठीक है। तो अब देखिए x का वैल्यू हो गया 0, x का वैल्यू 0, तो क्या होगा, a के पावर 2 कट गया, a के पावर 3 हो गया, तो ये फिर हो गया कितना, μ0/4 2 IN/a, जहां a क्या है, यहां रेडियस है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं μ0/4 2 कट गया, तो μ0/2 IN/, यही पहले भी आया था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0/2 IN/a, या r कहिए, r मतलब रेडियस, या हम लोग μ0/4 2 IN/a, जहां a क्या है, रेडियस। हम लोग एक सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस देखिए, केस 2 देखिए। एट एक्सियल पोजीशन पर ही हम लोग ले, एक्सियल पोजीशन पर है, लेकिन यह जो P पॉइंट है सेंटर से बहुत दूर हो। एट एक्सियल पोजीशन x का वैल्यू मच ग्रेटर देन a, रेडियस के कंपेयर में a का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। x का जो वैल्यू है, मतलब एक्सिस पर ही पॉइंट है लेकिन बहुत दूर पॉइंट है, तो बहुत दूर जब पॉइंट रहेगा तो ये जो हमारा जो x का जो वैल्यू है, x के कंपेयर में a को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो a को हम लोग इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा μ0/4 2 IN/a², और a चूंकि x का वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो a को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो हो जाएगा x का स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे μ0/4 2 IN/a² बाई x के पावर हो गया 3 हो गया, 2 IN/a² बाई x के पावर 3 हो गया। यहां एक चीज जानना है, ये तो हो गया, यहां एक चीज जानना यह है कि आगे हम पढ़ेंगे कि एक जो सर्कुलर कॉइल है, आगे के क्लास में पढ़िएगा कि ये जो सर्कुलर कॉइल है
ए सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो ए सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेट। सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेट। तो उस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ये मान लेते हैं रेडियस है ए है, तो डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए करंट और उसका एरिया और नंबर ऑफ टर्न से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एन आई ए। तो इसके परिपेक्ष में हम लोग करें, इसके परिपेक्ष में करें तो एन एन हो गया, आई ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पाई एस को, डाइपोल मोमेंट हो गया। तो यहां देखें तो क्या चेंज हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई, देन बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2। देखिए आई आई एन पाई ए स्क्वायर, ये जो है डाइपोल मोमेंट का काम करेगा। 2n म्यू नॉट बाई 4 पाई ए हो जाएगा, एम का काम करेगा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3, सॉरी एक्स के पावर 3। फिर एम क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट होता है एन आई ए, जहां एन हो गया नंबर ऑफ टर्न हो गया, आई करंट का वैल्यू हो गया, पाई तो पाई, ए हो गया मतलब उसका रेडियस हो गया, एरिया का वैल्यू ए है, एरिया है एरिया, तो पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखे हैं। तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स के पावर 3 होता है। अब इसमें इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन यही कहता है, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है। तो कहता है इफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, देन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, इधर हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इधर हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल, और इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यदि क्लॉकवाइज करंट रहता इसी तरह, इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन मैग्नेटिक फील्ड इज inward normal and it behaves as साउथ पोल। इसको इस तरह से समझते हैं, नॉर्थ पोल
एंटी क्लॉकवाइज करंट इस तरह होता है, साउथ पोल, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल हो गया। तो इस तरह का करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, और करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो नॉर्थ पोल हो जाता है। तो ये है कोई सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है और उसका डायरेक्शन हो गया। अब जरा इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखें, इस पर एक जरा न्यूमेरिकल देखिए तो और समझ में आएगा। चलिए देखिए पहले न्यूमेरिकल। देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है ए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर एक्स का वैल्यू निकालिए। ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। सेंटर पर यदि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 है, यहां पर वैल्यू B2 है, तो कहता है कि ये क्या हो जाए, 1/8 B1 का हो जाए। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यार B1 का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4π, याद होगा, μ0/4π 2π Ni बाई रेडियस। V2 का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π 2π Ni² डिवाइडेड बाई A² प्लस x² के पावर 3/2। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है I, रेडियस है A। एट व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर, x का वैल्यू निकालिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर एक्सिस पर ऑफ द कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। सेंटर पर यदि मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो कितना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, सेंटर के कंपेयर में 1/8 हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह जो B2 है B1 के 1/8 है। B2 का मतलब हो गया μ0/4π 2π Ni² डिवाइडेड बाय A² प्लस x² के पावर 3। इधर हो गया 1/8, B1 का वैल्यू हो गया μ0/4π 2π Ni बाई μ0/4π कट गया, 2π कट गया, n से n कट गया, I से I कट गया। अब क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 8a के पावर 3, 8a के पावर 3 A² प्लस x² के पावर।
तो ए हो जाएगा 2a के पावर होल 3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3। तो a हो जाएगा पावर 3 हटा दीजिए, अच्छा पावर 3/2 3/2 यहां पावर है 3/2 पावर 3/2 2a के पावर इसको हम लिख सकते हैं, पावर पावर कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा a√3, जहां a क्या है, रेडियस है, तो रेडियस से कितना गुना, रेडियस √3 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपेयर में 1/8 होता है। तो चलिए ए हो गया मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग कॉइल, कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, और सेंटर से जो पास करता है एक्सिस, उस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। एक चीज यहां जानना है कि जिस तरह हम लोग कंपेयर करते हैं एक तरह गॉस थ्योरम से, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे कंपेयर करते हैं, तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो निकाला जाता है कूलम्स लॉ से, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल रहा है बायोट-सेवर्ट लॉ से। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे तो उसमें बताए थे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकलता है, तो वहां हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम। उसी तरह यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है बायोट-सेवर्ट लॉ से, और जहां जहां बायोट-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकलता है वहां एक थ्योरम पढ़ना है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जस्ट लाइक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जा सकता है, उसी तरह यहां एक पढ़ना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के आधार पर आप किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले देखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ेंगे, और उसके आधार पर कोई जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक, थैंक यू।